ओके क्लास 12 आज हम देखेंगे फेजर डायग्राम कैसे बनाना है, इसके क्या रूल्स हैं, इसको बनाते कैसे हैं, फिर उसके बाद हम इसको सर्किट्स में कैसे यूज करेंगे। वो अगले सर्किट्स में जैसे आएंगे एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर्स वगैरह, इंडक्टर्स में, कैपेसिटर्स में, तो हम उसमें देखेंगे कैसे इसको यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेजर डायग्राम से। That is a phasor diagram. सपोज आपने कोई दो एक्सिस ले ली, एक्स और वाई एक्सिस जिसको हम बोलते हैं। सपोज ये आपकी वाई एक्सिस हो गई और ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस। क्लियर? ये आपकी वाई एक्सिस है और ये वाली आपकी एक्स एक्सिस है, जो कि आप जानते हैं दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस। मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दी गई है कि एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी और आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये दो इक्वेशंस मेरे को मिली हैं और इनके बेस में मुझे फेजर डायग्राम बनाना है। आपके लिए बता दूं कि यहाँ पे जो फाई है दैट इज अ फेज एंगल। कितने फेज एंगल से करंट आगे है और पीछे इससे पता चलता है। अगर प्लस फाई है तो करंट आगे चल रहा है फाई एंगल से, किससे? ईएमएफ से। और अगर यहाँ मान लीजिए माइनस होता तो जो करंट है वो एप्सिलॉन से मतलब ईएमएफ से फाई एंगल से पीछे चल रहा होगा, है ना। तो अभी हमने क्या लिया है, प्लस वाला लिया ताकि हम समझ सके। एक बात और याद रखिएगा, इस फेजर डायग्राम में जो चीज जैसे मान लीजिए आप सपोज कर दो वेक्टर्स ले रहे हैं, एक वेक्टर मैंने ले लिया इसका मैग्नीट्यूड है ई नॉट, दैट इज पीक वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। और अगर मैं इसका प्रोजेक्शन बनाऊं यहां पे इस एक्सिस में तो मुझे मिलेगा एप्सिलॉन। बात समझ में आ रही है? एक बात और बता दूं आपको मैं, अगर आप चाहें, वैसे ऐसा किसी बुक में लिखा नहीं है, ये अपने समझने के लिए और जिस प्रकार से मैं समझता हूं अपने आसानी के लिए मैं ऐसा समझता हूं। देखिए कैसे समझते हैं इसको। आप एक ट्रायंगल बना लीजिए। आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लेना है और यहाँ पे एप्सिलॉन लेना है, ठीक है। इस ट्रायंगल को देखिए, सपोज ये है O, अभी भूलिए इसको, मान लीजिए एप्सिलॉन नॉट है, ये हो जाएगा A और ये B, है ना। अभी देखिए मैं एप्सिलॉन के लिए वैल्यू पुट कर रहा हूं। अभी एंगल कितना है? ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी क्या हो सकता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो सिंपल फॉर्मूला होता है साइन का कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा? AB। हाइपोटेनस कितना है? OA। बात आ रही समझ में? साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू AB कितना है? नहीं पता, AB। और OA कितना है? फॉर एन इंस्टेंस अब देखिए, अगर आप इसको देखें AB अपॉन OA को, इसको ले लिया थर्ड इक्वेशन, और आप फर्स्ट इक्वेशन को देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें अगर आप देखें तो मैं लिख सकता हूं इस इक्वेशन को, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट को लिख सकता हूं मैं ऐसा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा मैं लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो साइन है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं फिर, क्योंकि साइन ओमेगा टी इसके इक्वल भी है और साइन ओमेगा टी इसके इक्वल भी है। तो देखिए आपको समझ में आ गया, AB किसके इक्वल जा रहा है? एप्सिलॉन नॉट के इक्वल जा रहा है, और OA किसके इक्वल जा रहा है? सॉरी, AB इक्वल जा रहा है एप्सिलॉन के लिए और OA जा रहा है एप्सिलॉन नॉट के लिए। मतलब OA इज एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये जो है ये आपको एप्सिलॉन नॉट शो करेगा, और ये जो AB है दैट विल बी योर एप्सिलॉन। और अगर AB एप्सिलॉन है तो ये डिस्टेंस भी एप्सिलॉन ही होगी, ऐसा है। और हमारे अभी करंट जो
हमने सिचुएशन ली है उसके हिसाब से हमारा जो एप्सिलॉन है वो ओमेगा टी एंगल पे है। क्लियर? ये मैंने सब समझाने के लिए बताया था आपको। अब करंट की इक्वेशन देखते हैं कि करंट क्या बोलता है। करंट की इक्वेशन को मैं शो कर रहा हूं ग्रीन पेन से, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। करंट जो है वो फाई एंगल से ज्यादा है। किससे? एप्सिलॉन से। अभी कैसे पता चला? देखिए साइन ओमेगा टी ये एक प्रकार से एंगल है ना, और यहां पे भी ये साइन ओमेगा टी एंगल है पर प्लस ज्यादा क्या है? फाई है। तो ओमेगा टी तो है, उससे फाई एंगल से मैं प्लस करके जो है आई नॉट का वेक्टर बनाऊंगा सी। एक बात याद रखिएगा कि ये दोनों वेक्टर्स हम शो जरूर कर रहे हैं, लेकिन मेरी बात ध्यान सुनिए, वेक्टर्स हम शो जरूर कर रहे हैं लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है। क्लियर? अब इनमें एंगल कितना है? फाई। मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? फाई है। अगर मैं पूरा एंगल देखूं तो क्या हो जाएगा? दैट विल बी ओमेगा टी प्लस फाई। किसका एंगल है? आई नॉट का एंगल। देखिए सामने आपके साफ-साफ लिखा हुआ है ना। और इसका मैं प्रोजेक्शन देखूं मैं y एक्सिस में तो मुझे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? मुझे आई मिल जाएगा, वही साइन एंगल करके। अगर आप चाहें तो वैसे ही जैसे मैंने इसका किया था वैसे आप करंट का भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है फेज फेजर डायग्राम बना सकते हो। याद रखिए मेरी एक बात और, पहली बात तो यह है कि ये वेक्टर्स हैं, और दूसरी बात ये आप ध्यान रखिएगा कि जो चीज इंक्रीज हो रही है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको लेके जाइए, है ना। जो भी चीज इंक्रीज हो रही है उसको आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जाइए। इसका ये सेंस है ना, इसका कोई इसमें रीजन नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जाइए तो आपका डायग्राम जो है सही बनेगा। दिस इज योर फेजर डायग्राम इस इक्वेशन के हिसाब से। अगर मान लीजिए -5 होता तो कुछ और बात होती। बात समझ में आ गई? तो दिस इज योर फेजर डायग्राम फॉर दिस करंट इक्वेशन, दिस इक्वेशन। अब मैं आगे चल रहा हूं। अब नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टर। इसमें सिर्फ क्या हो? रेजिस्टर ही मौजूद हो। तो उसमें क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। AC circuit containing only resistor। सिर्फ क्या होगा? रेजिस्टर होगा। मतलब ये एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, ठीक है ना, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो इसको बनाते हैं एक बार और देखते हैं क्या होता है ना। याद रखिए स्टूडेंट्स प्लीज, बोर्ड्स में आपके डायग्राम अच्छे से अच्छे होने चाहिए। क्लियर डायग्राम बनाइएगा, चाहे आप हाथ से ही बना रहे हो, डायग्राम आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ये क्या है? ये एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ का साइन है। मैंने लगाया एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी नाम का, और के रेजिस्टर क्या है? कैपिटल आर है। क्लियर? अब देखो इस रेजिस्टर के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो होगा V इज इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। और यहां पे जो हमने अप्लाई किया वो क्या है? एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ के हिसाब से ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये समझे बात को, है ना भाई? जितना आपने यहां रखा उतना तो यहां पे आएगा ना, सिंपल सी बात है। किरचॉफ्स लॉ को भी किनारे कर दो। आप इधर पास सिंपल देखिए, आपने जितना बेटा ईएमएफ यहां पे लगाओ उतना तो यहां मिलेगा आपको, कुछ और एक्स्ट्रा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो यहां पे मैं सिंपल ऐसा बोल सकता हूं कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू V। V is the potential difference across this resistor, that is V is equal to IR। बात समझ में आ रही है? तो एप्सिलॉन कितना है बेटे? एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू V इज इक्वल टू व्हाट? IR। बात समझ में आ रही है? अब यहां से मुझे निकालना है करंट, क्योंकि मुझे ये तो पता है, और फेजर डायग्राम बनाने के लिए मुझे दो चीज चाहिए। क्या? एक ईएमएफ जो कि है मेरे पास, और अब मुझे चाहिए क्या? करंट चाहिए। तो करंट के लिए मैं कुछ भी करूंगा,
तो मैंने क्या किया, v की जगह i r पुट कर दिया और i की वैल्यू निकालूंगा यहां से, तो i की वैल्यू निकाल के i की इक्वेशन देखते हैं कैसे बन रही है ना। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। r आ गया, नीचे डिवाइड हो गया, एप्सिलॉन अपॉन r sin ओमेगा t इज इक्वल टू i। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्लियर, दिस इज योर इक्वेशन नंबर सपोज फर्स्ट। ना मुझे ये बताइए कि ओम्स लॉ क्या बोलता है, v इज इक्वल टू आई आर, फ्रॉम ओम्स लॉ क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई आर, या फिर i इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन r, हो सकता है। तो वैसे ही i नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन r नहीं हो सकता क्या, हो सकता है। तो मैंने यहां पे एप्सिलॉन नॉट r की जगह ये पुट कर दिया, तो i की वैल्यू क्या निकल गई, i नॉट साइन ओमेगा t। ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए वैल्यू निकली है हमारी, समझ में आ रही बात। तो इधर पास क्या निकल रहा है, दो इक्वेशन हमारे पास हैं, एक है ये एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा t, और एक है i इज इक्वल टू i नॉट साइन ओमेगा t। अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या दिख रहा है, एक डिफरेंस तो ये कि ये ईएमएफ की इक्वेशन है, और एक डिफरेंस ये कि करंट की इक्वेशन है। इसके अलावा क्या डिफरेंस है, इसके अलावा कोई और डिफरेंस नहीं है। आप सिंपल देखिए, दोनों के फेज एंगल में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब अभी जो हमने फेजर डायग्राम इसके पहले वाली टॉपिक हमने देखा था, उसमें आपको साफ साफ दिख रहा था कि जो करंट है वो हमने फाई एंगल से ज्यादा लिया था। मतलब वहां पे करंट की इक्वेशन कुछ इस प्रकार से थी, अगर आपको याद हो तो, साइन ओमेगा टी प्लस फाई, मतलब वहां करंट फाई एंगल से ज्यादा था, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों क्या है, दोनों ही सेम फेज में है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई अल्टरनेटिंग करंट हम किसी प्योर रेजिस्टर से पास कर रहे हैं, तो उसमें ईएमएफ और करंट दोनों का फेज एंगल क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। मतलब उनमें फेज लैग नहीं होते हैं। और एक बात और ध्यान रखिए, ये जो ओमेगा है दैट इज योर एंगुलर वेलोसिटी विद व्हिच योर रोटेटिंग शाफ्ट इज रोटेटिंग। मतलब जो आपकी जो शाफ्ट है रोटेट कर रही है, जो जिस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, और ये इस पे डिपेंड करती है आपकी फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ रही है मेरी। तो इस पे डिपेंड कर रही है आपकी क्या, फ्रीक्वेंसी। दोनों के लिए ये चीज सेम रहनी चाहिए हमेशा, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा। और ये फेजर डायग्राम में शायद बताना मैं भूल गया था, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि एंगुलर वेलोसिटी दोनों की सेम रहेगी, दोनों वेक्टर्स की, किसकी किसकी, करंट की और ईएमएफ की, ठीक है ना। तो दिस इज योर इक्वेशन। अब इसके बेस पे निकालते हैं अपन फेजर डायग्राम और वेव बनाते हैं, कैसे बनती है वेव, साइन वेव्स, जो इसकी अल्टरनेटिंग करंट की जो वेव्स बनेंगी। तो सबसे पहले बता रहा हूं मैं यहां पे इसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा। ये देखिए, ये आपका y एक्सिस हो गई और ये हो गई आपकी x एक्सिस हो गई। इसको y का थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये हो गया y एक्सिस आपकी, बात समझ आ रही है। ये आपकी हो गया x एक्सिस, है ना। अब मैं सबसे पहले बनाऊंगा इसके लिए फेजर डायग्राम, मतलब एप्सिलॉन नॉट के लिए बनाऊंगा। तो एप्सिलॉन नॉट के लिए मैं ब्लू पेन यूज करता हूं, और याद रखिए भैया, वो एप्सिलॉन नॉट का जो एंगल बन रहा है ना एक्स एक्सिस से, वो ओमेगा टी बन रहा है। बात समझ में आ रही है। आप बोले सर ओमेगा टी एंगल कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता। ओमेगा एक एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो सकता है क्या है, और ये हो जाएगा ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा, थीटा है ना, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है। ये आपका हो गया एप्सिलॉन नॉट, मैंने बताया था ये आपकी पीक वैल्यू होती है, मतलब इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है, वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट है। इसका प्रोजेक्शन y एक्सिस में क्या निकलता है, एप्सिलॉन निकलता है। ये आपको मैंने फेजर डायग्राम में बताया है, अच्छे से बताया है, साइन का करके बताया ना। और ये एंगल कितना है बेटे, ये एंगल कितना है, ओमेगा टी है। बात आगे समझ गए। अब दुविधा ये है कि दोनों के ही एंगल सेम है, तो क्या करा जाए, लिसन की बात करो। दोनों के ही एंगल क्या है भैया, सेम है। देखो ओमेगा टी एप्सिलॉन नॉट का भी एंगल है देखिए, और आई नॉट के लिए भी वही एंगल है।
क्या करें, कुछ नहीं करें, सबसे आसान इसी का होता है, बस इसके ऊपर ही आप जो है आई नॉट का भी बना दीजिए बहुत आसानी से ऐसे, ठीक है। एक बात और मेरी याद रख लीजिए स्टूडेंट्स प्लीज, हमेशा कोशिश करिए कि जो एप्सिलॉन नॉट का जो आपका वेक्टर होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू करंट का। क्लियर? तो इसलिए इसको बड़ा बनाया है मैंने हमेशा, और हर डायग्राम में बनाऊंगा भी, ठीक है। तो ये हो गया आपका आई नॉट, और इसका प्रोजेक्शन जो मिल रहा है मुझे y एक्सिस में कितना मिल रहा है बेटे, आई मिल रहा है, और इसका कितना मिल रहा है, एप्सिलॉन मिल रहा है। बात समझ आ रही है? और दोनों का एंगल क्या है, सेम है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट फेजर डायग्राम। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब बनाएंगे इसके अंदर वेव फॉर्म, कि वेव कैसे बनेगी भैया, है ना। ये हो गया आपका फिगर, फेजर डायग्राम। अब चलते हैं वेव फॉर्मेशन। तो भैया वेव फॉर्मेशन में अपनी कराएं निकालिए, ड्राइंग वाली प्रतिभाएं जितनी भी है ड्राइंग वाली वो करनी पड़ेगी आपको यहाँ पे, क्योंकि डायग्राम अच्छा दिखना चाहिए, है ना। ये आपका y एक्सिस है और वो आपका x एक्सिस है ना। बात आ रही समझ में? जो y एक्सिस इज योर x एक्सिस, ठीक है। हाँ, अब जैसा कि हमने इस डायग्राम में भी सबसे पहले एप्सिलॉन का बनाया था, वैसे ही इसका भी सबसे पहले मैं वेव बनाऊंगा एप्सिलॉन के लिए, मतलब साइन की वेव्स। साइन की वेव्स आपको मालूम है कैसे बनती हैं, साइन 0 बेटा 0, साइन 90 1, साइन 180 अगेन 0। क्लियर है बात? तो उसी का फॉलो करके मैं अब एक वेव बनाऊंगा, ठीक है। देखिए कैसे बनती है। दिस इज योर वेव फॉर एप्सिलॉन नॉट। बात समझ आ रही है? कि मैंने सिर्फ एक ही साइकिल बनाई, बहुत सारे साइकिल मत बनाइए, तो मतलब नहीं है। बात समझ आ रही है? अब हाँ, अगर बता दूं तो ये पाई बाय 2 होता है। इसके रेफरेंस में एक लाइन खींच लेते हैं अपन, ताकि कोई डिस्प्यूट ना हो, है ना। दैट इज ऑफ पाई बाय 2 0, पाई बाय 2 180 डिग्री मतलब पाई, फिर ये क्या हो जाएगा 270 डिग्री मतलब 3 पाई बाय 2, करके देख लेना भैया। 3 पाई बाय 2 ही आता है ना। 3 पाई बाय 2 ऐसे लिख दूं क्या, और ये हो जाएगा आपका 2 पाई, और ये आपका 0 डिग्री, है ना। ये तो आपकी सिंपल अभी वेव हुई किसकी भैया, किसकी, ये हुई अभी एप्सिलॉन नॉट की। इसको देख लो, इसका पीक जो जा रहा है ये, दैट इज योर एप्सिलॉन नॉट। पास में मेरे पीक वैल्यू है ना, समझे बात को, है ना। अब चलते हैं करंट में। दुविधाएं, मैंने कहा था ना पीक वैल्यू हमेशा एप्सिलॉन की ज्यादा होती है, आई नॉट की कम होती है। तो यहाँ पे वही नियम बनाएंगे अपन, और साइन ओमेगा टी के हम वेव फॉर्म बनाएंगे, जैसे इसकी बनाई थी वैसे इसकी बना देंगे, ठीक है ना। कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो साइन ओमेगा टी यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी यहाँ पे, बस सेम बनना है। अब देखिए कैसे बनेगी, देखिए थोड़ा सफाई चाहिए आपको इसमें, हाथों की सफाई कराना है बस, है ना। बहुत ज्यादा नीचे नहीं दिखाना है, जैसा वहां बनाया था वैसा ही यहाँ बनाना है। ये आपका कंप्लीट हो गया काम। देख लीजिए, मुझे बताइए इसमें कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ये इसकी पीक वैल्यू है बेटे, और इसको हम बोलते हैं आई नॉट, क्या बोलते हैं इसको, आई नॉट बोलते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये थी आपकी वेव फॉर्म, ये आपका फेजर डायग्राम फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट। वेव फॉर्म या फिर ग्राफ बिटवीन एप्सिलॉन एंड आई। क्लियर?
इसी प्रकार से आपका एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टर का पार्ट खत्म होता है। तो ये सब आपको जो है बहुत जरूरी है। आप इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये सिंपल आपका डेरिवेशन था, है ना। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर्स, फिर उसके बाद कैपेसिटर, है ना। तो कैपेसिटर में काफी दुविधाएं होती हैं बच्चों को, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, और मतलब एक चीज ऐसी है कि जहाँ पे ऐसी विडंबनाएं आ जाती हैं कि बच्चा सोचता है कि मैं क्या लूं यहाँ पे, है ना। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, उसका मैं पूरा रीजन दूंगा, टेक्निकल रीजन दूंगा कि ऐसा क्यों होता है भैया, और कैपेसिटर में वो क्या दुविधा है वो भी हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा आप, दैट इज एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर, और उसके बाद एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर।